इरफान साहब, अब ये तो एक तरह से हर त्योहार पर हंगामा होना, नफ़रत भरी बातें होना, हिंसा होना, ये एक सामान्य बन गया जिसे हम लोग न्यू नॉर्मल कहते हैं। अभी बकरीद के मौके पर हमने देखा कि किस तरह से बकरों की कुर्बानी को लेकर हंगामा मचा और फिर मुस्लिम समुदाय ने मांग की कि हम, बल्कि ये वादा किया कि हम नहीं खाएंगे गाय का मांस और राष्ट्रीय पशु घोषित किया कर दिया जाए गाय को। ये जो एक इनिशिएटिव है, यहाँ से हम बातचीत शुरू कर सकते हैं। क्या ख्याल है आपको, ये जो कुछ हुआ है इसको कैसे देखा जाए एक लंबे इतिहास के बरक्स? ये एक अच्छी पहल है मुस्लिम रिलीजियस लीडरशिप की तरफ से। इस कॉल को मैं थोड़ा मिक्स्ड इससे देखता हूँ, क्योंकि भारत एक सेक्युलर देश है और जिसमें सबको फूड की, कल्चर की, मान्यता की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद मैं इसको एक पॉजिटिव कदम मानता हूँ। मुस्लिम रिलीजियस लीडरशिप का एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि वो एक इमेज प्रोजेक्ट करता है कि देखिए, हम गाय को काटने में हमारा इंटरेस्ट नहीं है। आपके लिए गौ माता है, हम भी उसको रिस्पेक्ट करेंगे। आप उसको नेशनल पशु के तौर पर डिक्लेयर करें ताकि कोई गाय ना खाए। तो गेंद अब हिंदू के कोर्ट में फेंक दी कि जो नॉर्थ ईस्ट में लोग रहते हैं, एथनिक अलग अलग एथनिसिटी के हिंदूज भी, केरला और साउथ में जो हिंदूज रहते हैं, जो गाय खाते हैं, गाय का मांस खाते हैं, वो साउथ गांव में खाते हैं, दलित खाते हैं। गेंद अब उनके पाले में फेंक दी कि आपको अगर गाय का मांस खाना है तो आप मैदान में आइए, अपने फूड हैबिट्स को बचाइए, अपने फूड कल्चर को बचाइए। हमने तो छोड़ दिया। ये एक अच्छा, उनसे एक मुद्दा छीन लिया जैसे गाय का ये करके, और अपनी इमेज बिल्डिंग, अपनी मुस्लिम कम्युनिटी की ब्रांडिंग एक तरीके से एक इस तरीके की कम्युनिटी की ब्रांडिंग कर रहे हैं जो हिंदू कल्चर को भी रिस्पेक्ट करता है, जहां उसके धर्म के धार्मिक मान्यताओं को चोट नहीं पहुंचती, ऐसी बातें स्वीकार करें। लेकिन क्या एक सेक्युलर भारत में इस बेसिस पर हम मेजॉरिटी के रिलीजन, मेजॉरिटी का कल्चर, मेजॉरिटी के रिलीजियस मान्यताओं का आदर करके, या सभी को उसका आदर करना होगा? और ये मेजॉरिटी है या भी नहीं, इसकी कभी गिनती नहीं हुई है कि कितने हिंदू गाय खाना चाहते हैं, कितने हिंदू गाय को गौ माता समझते हैं। ऐसा एक कोई सर्वे वगैरह कहीं हुआ नहीं, और अगर शायद हो सकता है कि जो गाय को गौ माता मानते हैं वो माइनॉरिटी में हो हिंदू में। ऐसे चांस कम है, हो या ना हो, लेकिन ये मोटे तौर पर चूंकि और ये लोगों के दिमाग में बिठा दिया गया है, अच्छे से बिठा दिया गया है। आप जानते हैं कि पिछले 150-200 साल से इस तरह की कैंपेन चल रही है। बहुत बड़े बड़े जो समाज सुधारक हैं वो इसमें शामिल हो गए। गीता प्रेस गोरखपुर का पूरा आंदोलन चल रहा था। 1966 में संसद पर हमला किया गया था। तो ये एक कैंपेन तो चल रही, लोगों के दिमाग में वो बात तो घुस गई है। ये तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आपका वो कहना ठीक है कि एक बहुलतावादी समाज में, एक लोकतांत्रिक देश में ये खान पीन, रहन सहन, ये पहनो, ऐसा पढ़ो, ये बोलो, ऐसे रहो, ये तो थोपा नहीं जाना चाहिए। लेकिन कई बार सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से कोई एक कदम ऐसा होता है जो पूरे तनाव को ध्वस्त कर देता है। इसीलिए इस कदम की तारीफ भी हो रही कि ये जो बहाना ढूंढा जा रहा था वो बहाना छीन लिया उन्होंने। हालांकि अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय पशु कैसे कह देंगे, तो हमारी माता हम मानते हैं। उधर केंद्र सरकार ने भी कह दिया कि ऐसा कोई हमारा प्रपोजल नहीं है हमारे पास। तो ये भी लग रहा है कि वो फंस गए हैं, वो भाग रहे हैं इस तरह की घोषणा। ये बड़े बड़े बीफ के व्यापारी जो एक्सपोर्ट करते हैं वो हिंदू है। हाँ, लेकिन वो बीफ भैंस का होता है जी। इन्हें केवल गाय से मतलब, बैल से भी मतलब नहीं है। और वो भी 14 साल के बाद 2 मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि आप उनको मार काट सकते हो।
तो वो एक कंट्राडिक्शन तो ढेर सारे हैं गाय को लेकर, और पूरी गाय की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी इसको लेकर हजारों सवाल हैं कि उनको संभालेंगे कैसे लोग अगर आप ये इस तरह का कर देंगे तो। लेकिन ये चलिए, ये अच्छी पहल है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं, पर मैं कहना ये चाह रहा था कि अब गेंद उन हिंदुओं के पाले में है जो गाय को अपनी माता नहीं मानते, या जो सेक्युलर है, या जिनकी धार्मिक मान्यता उनको बीफ खाने से मना नहीं करती, उनके पाले में फेंक दिया। या दलित ट्रेडिशनली खाते थे। दलितों को तो इसलिए मारा पीटा जाता था कि वो मरी गाय को खाने से इनकार कर रहे हैं, मरी हुई गाय का मांस खाने से इनकार कर रहे हैं, इसलिए उनको मारा पीटा जाता था कि ये ट्रेडिशनल काम है और आपको ये खाना चाहिए। तो अब ये उनके लिए सस्ता सोर्स है प्रोटीन का या नहीं है, ये गेंद अब उनके पाले में है। उनकी संख्या कितनी है, साउथ, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका में भी, गोवा में ये जो मनोहर पर्रिकर थे, वो बीफ पर बैन लगाने से उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया। और क्रिश्चियंस और बाकी हिंदूज जाते थे कि भाई यहाँ तो विदेशी बहुत आते हैं, किरण रिजिजू टूरिज्म आते हैं। किरण रिजिजू ने कहा कि मैं तो बीफ खाता हूँ, और पूरा नॉर्थ ईस्ट आप देख लें तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी, मैं कहता हूँ कि वो अगर उसका सर्वे करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आश्वस्त नहीं हूँ कि अगर ईमानदारी से सर्वे किया तो गाय खाने वाले मेजॉरिटी में, जो गाय खाना पसंद करते हैं वो मेजॉरिटी में होंगे या माइनॉरिटी में होंगे, ये मैं आश्वस्त नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल मेजॉरिटी में हो तो भी एक सेक्युलर देश में आप अपनी रिलीजियस मान्यताएं अपने तरीके से कीजिए, अपना खान पान पहना। अब वो सिर्फ गाय पर नहीं रहता, आप बुर्का नहीं पहनोगे, बुर्का पहनो तो आप एजुकेशन नहीं ले सकते। हिंदू लड़कियों को जीन पैंट नहीं पहन सकते, उस पर दंगे हुए हैं, उस पर उनकी मार पिटाई हुई है। आप किससे दोस्ती करोगे, किससे दोस्ती नहीं करोगे। त्योहार की चर्चा तो हमने करना भूल ही गए। वैलेंटाइंस डे जी, उस त्योहार उसको नहीं मनाने दे रहे हैं कि जो वैलेंटाइंस डे मनाएगा उसको मारा पीटा जाता है। और ये जो ट्रेंड है इस तरह की एक्टिविटीज का, हंगामे का, हरकतों का, गंदी गालियों का, डीजे का, ये कितना पुराना है? इसका इतिहास क्या है? ये 5, 10, 50 साल कब से ये एक तरह से टूल किट की तरह इस्तेमाल हो रहा है? ये ज़्यादातर 2014 के बाद इस्तेमाल हो रहा है। जैसे ही नरेंद्र मोदी सरकार चुनकर आई 2014 में, उसके बाद एक सेक्शन को लगने लगा कि अब पूरा एरिया हमारा है, पूरा देश हमारा है, और इस देश में कुछ लोगों को नहीं रहना चाहिए जिनके खिलाफ उनके दिलों में नफरत भरी गई है। तो उनको कैसे उकसाएं, उन पर कैसे हावी हो, ये पूरा प्रयास ये है कि अपनी हेजेमनी एरिया में और समूह पर, माइनॉरिटी समूह पर अपनी हेजेमनी इस्तेमाल करें। उसके लिए ये पूरा हंगामा होता है। और फिर अगर किसी ने रिएक्ट नहीं किया और वो जुलूस निकल गया, तो जुलूस में बाद में जो शामिल होते हैं उसका एक सेक्शन बाद में जाकर क्या करता है, धार्मिकता के अंदर तो बहुत कम होती है या नहीं होती है, वो फिर उल जुलूल कामी करते हैं जिसका वर्णन हम यहाँ नहीं कर सकते। लेकिन वो निकलने के बाद खुशियाँ मनाते कि देखिए हमारा डोमिनेशन प्रस्थापित हुआ, अब हमने उनको सबक सिखा मतलब दिया। आप ये कहना चाहते हैं कि एक तरह का शक्ति प्रदर्शन हो गया है, त्योहार पर इस तरह की एक्टिविटीज करके अपनी ताकत दिखलाना कि अब हम पावर में हैं, अब तुम्हें हमारे सामने झुकना पड़ेगा, हम तुमको अपमान भी कर सकते हैं, हम तुम्हारे साथ मारपीट भी कर सकते हैं, हम तुम्हें तुम्हारे धर्म को भी बुरा भला कह सकते हैं। ये एक ट्रेंड चल पड़ा है इन त्योहारों के बल पर, त्योहारों के आधार पर। बिल्कुल बिल्कुल, अपमानित करना
अपना शक्ति प्रदर्शन करना, अपना बल दिखाना और हावी होना, ये उसका एक ये होता है। दूसरा एक ऐसे 2014 के पहले कभी नहीं हुआ ऐसा नहीं है, इक्का दुक्का केस में होता था और दंगे भी होते थे, लेकिन बहुत कम, और वो भी इतने बोल्डनेस से नहीं, इतने उग्रता से नहीं। उग्रता बढ़ गई है। अब दंगे नहीं हो रहे, पहले दंगे हो जाते थे क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी रिएक्ट कर जाती थी जी। तो अब वो रिएक्शन नहीं हो रहा, तो दंगे नहीं होते लेकिन ये हरकतें चलती रहती हैं। दंगे भी होते हैं। 2000 हमारी किताब में हमने लिखा है 2022-23 में रामनवमी, सिर्फ रामनवमी के जुलूस में 12 ऐसे दंगे हुए और अलग अलग राज्यों में हुए। दंगे इसलिए होते हैं कि कोई ना कोई माइनॉरिटी का रिएक्ट करता ही है, और फिर एक बार दंगे शुरू हुए तो दंगाइयों का काम, दंगाइयों के समर्थन में स्टेट आती है, राज्य व्यवस्था आती है, बुलडोजर लेकर आती है, पुलिस व्यवस्था लेकर आती है। माइनॉरिटीज़ जो विक्टिम्स है दंगों में, उसको बड़े पैमाने पर 80% 90% जिनको अरेस्ट किया जाता है माइनॉरिटीज़ के लोग। ये जो आपने कहा कि पुलिस और प्रशासन आता है बाद में, क्या ये भी हो सकता है कि पहले से ही शामिल रहती हो? पुलिस की मिली भगत, प्रशासन का संरक्षण, ये पहले से हो, पहले से ये एक तालमेल हो, खासतौर पर उन राज्यों में जहां बीजेपी का शासन है? ये सब बीजेपी के शासन जहां है वहीं पर ज़्यादातर होता है। एक आध बार टीएमसी के शासन में बंगाल में आसनसोल का जो दंगा हुआ तो वहाँ हुआ, और वहाँ इसलिए हुआ कि वहाँ का एमपी बीजेपी का था और उनको अपना वर्चस्व प्रस्थापित करना था, इलेक्शन जीतने थे और बाकी सारे मकासद थे, इसीलिए वो दंगा हुआ। लेकिन ज़्यादातर बीजेपी के राज में होता है वो। उनको अब पहले क्या होता था मुकेश जी, 2014 के पहले, कि अगर बड़ा दंगा करना है तो बहुत सारा प्लानिंग करना पड़ता था, शस्त्र जमाना, रूमर्स फैलाना, किसका घर, कौन सा घर हिंदू का है, कौन सा मुसलमान का है, उसको निशानदेही करना, ये सारे काम एक 2-3 महीने पहले प्लानिंग होती थी दंगों की, तब जाकर बड़ा दंगा होता था। अब वो प्लानिंग नहीं करनी पड़ती है क्योंकि आपने बस पहला पत्थर फेंकवा दिया माइनॉरिटीज से, बाद में आगे का काम दंगाई से ज्यादा हो सकता है पत्थर किसी और से भी फेंकवा दिया जाए, कह दिया जाए कि माइनॉरिटी की तरफ से फेंका गया। अगर माइनॉरिटी की तरफ से कोई पत्थर फेंकता है तो वो एक नेचुरल रिएक्शन है कि आप इतना अपमानित करोगे, तो वो भी इंसान है, नहीं फेंकना चाहिए। हम ये कहते हैं कि नहीं फेंकना चाहिए, और बहुत सारे उकसावे के बावजूद बहुत सारे एरिया में माइनॉरिटीज रिएक्ट नहीं करता, वो उनका संयम है। लेकिन कुछ एरिया में एक आध नौजवान रिएक्ट करेगा। और हमने जब दंगों की तहकीकात की, फैक्ट फाइंडिंग की, तो उसमें हमें ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा कि हाँ भाई, हमारे तरफ से यानी माइनॉरिटीज़ के तरफ से पत्थर फेंका गया, हम क्या करते, हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं नौजवानों को। हमने बहुत कोशिश की लेकिन कहीं पीछे से एक पत्थर आ गया। तो अगर वो रिएक्ट करते हैं तो उसमें आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक भी पत्थर किसी भी उकसावे के बावजूद एक भी पत्थर नहीं फेंका जाना चाहिए। लेकिन अब सब माइनॉरिटीज़ को जब घंटों तक वहाँ डीजे बज रहा है, नारे दे रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे, और ये रुकते हैं मस्जिद के सामने या माइनॉरिटीज एरिया में, बाकी आगे जल्दी जल्दी चले जाते हैं, लेकिन वहाँ ज़्यादा रुकते हैं। तो आप उकसाने का काम कर रहे हो। ऐसे इतना ग्रेव उकसाने के बाद कोई ना कोई रिएक्ट करेगा, तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.